ओके रियान जी, थोड़ा सा रिवीजन देखिए लास्ट लेक्चर के बाद। तो लास्ट लेक्चर में एक तो हमने डिफाइन किया रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, और ये जो ई आर है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको के भी बोला जाता है, विच इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये एप्सिलॉन है, ये ई है। इस चैप्टर में जब ये ई लिखा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एप्सिलॉन है। रेवान जी समझ आ रहा है? यस। अब थोड़ी सी और कंफ्यूजन आ जाएगी कि मैं जब ये लिखता हूँ तो ये तो ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो भी है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ जाएगी, मैं कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखता हूँ और फिर जब स्पेलिंग लिखता हूँ तो ये लिख देता हूँ। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? जी समझा। तो एक कंफ्यूजन फिजिक्स की है, एक मेरी अपनी इंग्लिश की है, तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट टाइम काफी डिटेल में पूरा लेक्चर ही इसी बात पे गया था। तो ये मेरा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये सिग्निफाई ये करता है कि ये अगर दो चार्जेस हैं, अगर अगर आपने अपने छोटे भाई को समझाना हो, तो अगर ये दो चार्जेस हैं तो इसके बीच में मीडियम है। ये जो मीडियम है, ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अफेक्ट करता है। हुसैन मेरी बात समझ आ रही? यस सर। हम नाइन्थ में जो फॉर्मूला करते हैं या टेंथ में फॉर्मूला करते हैं, वो हमें ऐसे कराया जाता है, और यहाँ वो चुपचाप लिख देते हैं वैक्यूम या एयर। बट आई होप हमें लास्ट टाइम डिटेल्ड लेक्चर के बाद में ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई। कोई डाउट है इस बात में? यहाँ ई होना चाहिए। यस सर। हुसैन जी कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो यहाँ ये जो ई है, इसकी जो वैल्यू है वो है के ई नॉट। और क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए के वन होता है, इसलिए हम इसको आराम से लिख देते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट इंटू सो ऑन। रियान जी कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। सर ये एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हो सकता है इस वीडियो को आपको एक दो बार और देखना पड़े। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए, कंफ्यूजन मत रखिए। तो अगर वैक्यूम या एयर लिखा हुआ है, अगर कोई मीडियम नहीं लिखा हुआ तो यार वैक्यूम एयर मान के आप इसको ई नॉट से ही करोगे। बट आपकी बुक में जो डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशन जो है वो ई से भी निकाली गई है, और अगर वो ई से निकाली गई है तो व्हाट यू नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड इज कि ये जो ई है, ये जो ई है वो ये वाला ई है, और इस ई की जो वैल्यू है वो के इंटू ई नॉट होगी। अब मैं इसको बार बार एप्सिलॉन एप्सिलॉन नहीं बोल रहा, मैं इसको ई बोल रहा हूँ। सर बात समझ आ रही है या डूबते जा रहे हो कंफ्यूजन के समंदर में? समझ रहे हैं। समझ रहा नेक्स्ट समझ लीजिए, ये जो 1/4 ई नॉट था, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 9 × 10⁹ और यहाँ पर इसके यूनिट्स थे। अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हमें ये ई नॉट की वैल्यू चाहिए होगी। ये ई नॉट की वैल्यू ये है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर मेरी बात समझ आई? है। यस सर। अच्छा, अभी कचरा खत्म नहीं हुआ। ये जो ई नॉट है, इसके कुछ और यूनिट्स भी बनते हैं, वो फैरेड में भी बनते हैं, कैपेसिटेंस के हिसाब से भी बनता है। बट वो जो टेंशन है वो ट्वेल्थ वालों की टेंशन है, वो इलेवंथ वालों की टेंशन नहीं है। चिराग समझ आ गया? यस सर। परेशान मत हो, धीरे धीरे कर लेंगे भैया। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वी आर ऑन अ स्लिपरी टेरिटरी, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आप 1/4 ई नॉट लिख रहे हैं। अगर 1/4 ई लिखा हुआ है तो ई की बजाय मैं के ई नॉट लिख दूंगा। फिर हो सकता है मैं बोल दूं कि जो के है वो तो वैक्यूम या एयर है, तो ये ई नॉट है, और ई नॉट की वैल्यू फिर ये हो जाएगी। सो इट्स अ बिट स्लिपरी टेरिटरी, दैट इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हुसैन समझ आ गया? हाँ सर।
एंड टू एड टू द कंफ्यूजन, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिस्टोरिकली बोला जाता है, पुराना मिस्टर माइकल फैराडे के टाइम से इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। फिर अभी इसको जो न्यू यूजेज है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो मतलब थोड़ा ध्यान से चलिए, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर। जो पुराना आदमी है उसको तो समझ आ जाएगा, अब नए आदमी के लिए पूरा रहता फैला हुआ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर यहाँ तक सब क्लियर है? यस यस सर। और कभी कंफ्यूजन हो तो यही जो 5-10 मिनट की मैंने आपको ज्ञान गोष्ठी की है, तो यही ज्ञान गोष्ठी आप दोबारा से देख सकते हैं व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज। ओके, अब सर ये भी हमने प्रूव किया था, प्रूव नहीं समझ आ गया, नहीं समझ आया, कोई चिंता मत कीजिए। बस एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन के। मेरी बात नहीं समझ आई? यस सर। और एक और फॉर्मूला हमने फ्लक्स का किया था, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दिमाग वॉशिंग मशीन में चला गया मिस्टर हुसैन। इंटीग्रल का याद नहीं है। नहीं समझता है, ओके, तो चिंता मत कीजिए, इसका मतलब सिर्फ ये है। अब ये बिल्कुल आराम से समझिए, कोई टेंशन मत लीजिए। हमने इंटीग्रेशन जो की थी उसमें अगर आपको याद है हमने ऐसे किया था कि ये अगर एक फंक्शन है एक्स, ये अगर फंक्शन है वाई, हाँ मैं सिंपल ही ले लेता हूँ यार, मैं और कचरा नहीं करता। ये है मेरा, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। अगर आपको याद हो, हजारों साल पहले हमने यही किया था कि क्योंकि आप 11th क्लास में और मुझे 6 महीने से ट्यूशन दे रहे हो, तो ये पॉइंट होगा 5 और ये पॉइंट होगा 5। जैन जी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ये अगर मुझे एरिया निकालना हो हुसैन, तो कैसे निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से? शाबाश बेटा शाबाश। सर पाइथागोरस से होएगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अच्छा सर, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालना। बताइए मिस्टर चिराग। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये तो 9-10 का फॉर्मूला था ना, अभी हाँ तो हम बड़े आदमी हो गए, मुझे फीस दे रहे हो पिछले 5-6 महीने से। तो अगर आपकी मम्मी पूछती है कि बेटा बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल और कैसे निकाला जा सकता है, तो चिराग जी आप क्या बोलोगे? आपने तो मेरे साथ बड़े बड़े इंटीग्रेशन समझ लिए। So integral from 0 to 5 for y is equal to x. Sorry, x. क्या Yes. नहीं समझ रहा है? उधर नहीं समझ रहा समझा है? सर, समझा। अब ये जो इंटीग्रल होता है चिराग, क्या होगा एक्स का इंटीग्रल? So x का मतलब बेटा मुझे लगता है कि, yes sir, x square upon 2. शाबाश बेटा, मुझे लगता है बॉम्बे टॉप कर जाओगे इस बार नीट में। साथ में आपकी फोटोग्राफ आएगी और मेरी फोटोग्राफ आएगी। both of us smiling for the cameras. Abaji, are you shocked or not? यस सर, नहीं समझ आ रहा है या आर यू शॉक्ड? समझ आ रहा है सर। आप शॉक हुए हैं या नहीं हुए? किससे सर? चिराग की इंटीग्रल से? नहीं सर, होता है गलती का। चिराग को डाउट है? नहीं sir. ओके, तो मिस्टर रेहान इज सरप्राइज कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पाई स्क्वायर बाय 2 निकाला जा रहा है, तो ये बुड्ढा बुड्ढा उल्टे सीधे काम करके सेम चीज इंटीग्रल से क्यों निकाल रहा है? चिराग जी आप क्या बोलेंगे? So क्योंकि कभी कभी ये स्लोप ये हमेशा स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व भी हो सकता है. शाबाश शाबाश। उदयन जी याद आया? हाँ सर, सर समझा। सर मुझे वो रीजन समझा नहीं जो। वो ठीक है, वो चिंता मत कीजिए, रेहान जी चिंता मत कीजिए, ये मतलब बिल्कुल अननोन टेरिटरी है, इसकी आपको कोई खास जरूरत भी नहीं है। बट द पॉइंट इज इन द कमिंग फ्यू मंथ्स आप इंटीग्रेशन करने वाले हो,
तो आपको जो ये बोला है ये समझ आ जाएगा. बट द पॉइंट दैट ही इज ट्राइंग टू मेक, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड इज, अगर आपको नहीं समझ आया रेयॉन चलेगा, कोई खास उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आंसू बहाने की जरूरत नहीं है. ऑल ही इज ट्राइंग टू से इज कि if there is a curve like this, रेयॉन समझ आया? Yes. Now let us assume that this curve is given by y is equal to root x. अभी जो y is equal to root x है ना यार, अगर मुझे ये पॉइंट 5 है तो रेयॉन चिराग ये पॉइंट कौन सा होगा? Sir, 25. शाबाश बेटा शाबाश, ये तो आप महाराष्ट्र में टॉप करने वाले हो. बाजी ये पॉइंट क्या होगा? √5. Yes, sir. Sorry. बेटा चिराग, अब रेयॉन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे अब ये एरिया निकालना है तो रेयॉन आपको प्रॉब्लम समझ आ गई? मैं इस पे कोई ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता, मतलब मैं हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड नहीं निकाल सकता. रेयॉन नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. अब यार ऐसी फिगर के लिए ना, ऐसी फिगर के लिए आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पर आपको यहाँ रूट एक्स लिखना पड़ेगा और तामझाम ये सब करना पड़ेगा. उसकी आप चिंता मत करो, 2-3 महीने तक आपको समझ आ जाएगा. 12th में आपका इंटीग्रेशन पूरा 2 महीने का काम है. नहीं भी समझ आ रहा तो चलेगा. बट द पॉइंट इज दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन इज नेसेसरी. हुसैन कोई डाउट है? हुसैन आपने तो मेरे साथ इंटीग्रेशन हाँ की. सर, याद है. नाइस. अब यार जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर से धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इट्स अ, फिर से कह रहा हूँ ये पूरा लेक्चर थोड़ा सा स्लिपरी है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक चीज आपको आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्लिपरी लेक्चर है, तो इस लेक्चर को प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए. हुसैन ये जो केस है, ये वाला जो केस है, ये यार ऐसा केस है, थोड़ा ध्यान से समझिए कि ऐसे मान लीजिए कि इसमें ये y है, ये x है. जो y है वो फंक्शन ऑफ x ही है. मेरी बात समझ में आई? यस सर. सर प्रॉब्लम ये है कि अगर y फंक्शन ऑफ x y z हो जाए, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. y इज अ फंक्शन ऑफ x y z का मतलब ये हुआ कि अब बात चली गई 3 डायमेंशन में. नहीं समझ में आया? समझा. और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रख दिया चार्ज. अब जब चार्ज यहाँ बैठ गया तो अब चार्ज को आप ये तो नहीं बोल सकते कि यार तू अपनी जो फ्लक्स है ना वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देना. नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. अब वो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो अपना पूरा जो प्रकाश है वो तीनों डायमेंशन में फैलाएगा. अब बाजी कंफ्यूज हो रहे हैं, नो सर. रेयॉन जी कंफ्यूज हो रहे हैं. नहीं सर. यार ये जो बोला जाता है ना, of course it's a confusing topic. I agree it's a confusing topic, but ये जो चैप्टर है ना इसमें थोड़ी सी तकलीफ ये हो जाती है. तकलीफ भी समझ लीजिए. एक तो 11th में वैसे इंटीग्रेशन समझ नहीं आती. अब पहले तो आपको ये इंटीग्रेशन का फंडा समझना पड़ेगा, और 12th तक आपकी जो इंटीग्रेशन है वो लाइन इंटीग्रेशन है. लाइन मतलब लीनियर, मतलब एक डायमेंशन में, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली. बट अगर y फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी होगा मतलब 3 डायमेंशन में उसने रायता फैला दिया. इस चैप्टर में 3 डायमेंशन में क्यों रायता फैलता है? क्योंकि ये जो चार्ज है ये तो अपने आसपास एक स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है. नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. और इसीलिए जो चार्ज है उसका प्रकाश x में भी चला गया, y में भी चला गया, z में भी चला गया. नहीं समझ में आया? समझा. समझा. अब जो इंटीग्रल चलेगा वो चलेगा सरफेस इंटीग्रल. नहीं समझ में आया? समझा. नहीं समझ में आया होगा वैसे ही बोल रहे हो. तो मतलब सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब
आपको नहीं थ्री लिखा? डायमेंशनल इंटीग्रल के लिए है ना? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। सरफेस इंटीग्रल मतलब 3 डायमेंशनल इंटीग्रल, दैट इज इट, परफेक्ट। हुसैन आप बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको कोई जुगाड़ चाहिए मतलब इसको समझाने का, अगर आप जैसे रेवान बोले कि सर ये सब बड़ी बड़ी बातें तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप एक छोटा सा मुझे एग्जाम्पल दे दो, तो मैं ये बोलूंगा यार ये चार्ज क्यों है ना, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की थैली डाल दो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ सर। प्लास्टिक की थैली डाल लो, वो प्लास्टिक की थैली से इसको कवर कर दो ऐसे, और उस प्लास्टिक की थैली में से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो सारा फ्लक्स आपको चाहिए। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा। हम्म, चिराग नहीं समझ में? सर समझ गया। देखो यार हमारा रास्ता काफी लंबा रहा है। हमने जब चैप्टर नंबर 3 किया था, या आपकी जो 9th 10th की जो फिजिक्स थी, उसमें क्या होता था, बॉल आपने ये साइड फेंक दी, या बॉल ऊपर फेंक दी, या बॉल नीचे फेंक दी। मेरी बात समझ आई? यस सर। यस। ये था जब आप बिल्कुल एकदम छोटे बालक थे, एकदम मूछें आनी शुरू हुई थी आपकी, तो ये तो था 1 डायमेंशन। फिर धीरे धीरे वो मूछें आपकी बड़ी होगी, दिखनी शुरू होगी, तब आप आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। नहीं समझ में आया? यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब आप 2 डायमेंशन में आ गए। और अब हुसैन आप कौन सी डायमेंशन में हो? थ्री डायमेंशन। 3 डायमेंशन में। अब आपने शेप करनी शुरू कर दी। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? समझ गया। और फिर से हुसैन फिर से समझिए, 3 डायमेंशन की जरूरत क्या है, प्लीज उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। यार प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ बॉल को आपने बोला कि तुमने सीधा जाना है, तो बॉल सीधी चलेगी। फिर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल नीचे ही जाएगी। तो ये तो 9th 10th के बच्चे को समझा दिया जाता है 1D में। फिर जैसे ही आप 11th में आते हो तो चैप्टर 4 आई थिंक जो था, या 3 या 4 मुझे याद नहीं, उसमें बॉल को आप पहली बार आपने जो फिजिक्स को स्टडी किया वो प्लेन में स्टडी किया। प्लेन में मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में। और अब करते करते, क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर है, तो जो फिजिक्स है वो 3 डायमेंशन में जानी शुरू हो गई है, जिसमें अगर यहाँ पर एक चार्ज बैठा हुआ है, तो यार चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो तो तीनों डायमेंशन में बनाएगा ना। आप चार्ज को ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं यार यार ऐसे मत कर, मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना सिर्फ एक्स एक्सिस में बना। तो नहीं समझ में आती मेरी बात? समझा सर। भाई मैथ नहीं समझ आएगा, एक फीलिंग लेवल पे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैथ नहीं समझ आने वाला। यस सर। और उस मैथ की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअल में जो मैथ्स, जो 3 डायमेंशन का जो मैथ्स है, वो आपको, अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया जाएगा। 2 साल इंजीनियरिंग में आपको जो मैथ्स कराते हैं, जो कैलकुलस चलती है, वो 3 डायमेंशन में कैलकुलस चलती है। रेवान जी फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही? यस रेवान जी तो घर से भाग जाएंगे मुझे लगता है, पैसे इकट्ठे करके। हुसैन फीलिंग आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। सो फ्रॉम 1 डायमेंशन टू 2 डायमेंशन जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, आज हम आ गए हैं 3 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में भी यार इसलिए आए हैं, ये नहीं कि हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज से हम डील कर रहे हैं, जिस चार्ज से हम डील कर रहे हैं, ऐसे अज्यूम कर लीजिए, या अभी भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब पड़ा हुआ है। अभी यार वो जो बल्ब है वो तो लाइट 3 डायमेंशन में फैलाएगा ना। नहीं समझ में आया? समझा। अब क्योंकि वो 3 डायमेंशन में अपनी लाइट फैलाएगा, तो उस लाइट को अगर आपने एनालिसिस करना है तो आपको 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ वो 3 डायमेंशन 11th 12th में नहीं है, बट इतना ज्ञान गोष्ठी क्यों? सिर्फ ये छोटा सा एस समझाने के लिए। मेरी बात नहीं समझ में समझा। समझा सर। आई? ये देखिए, वैल्यूज ऑफ फील्ड एट अ क्लोज्ड सरफेस एंड टोटल चार्जेस enclosed by that surface. This is true for every electric charge enclosed by a given closed surface. हुसैन नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की थैली, और वो भी प्लास्टिक की थैली जो कि बंद है। नहीं समझ में आ रहा? भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा?
हाँ सर समझा। वो प्लास्टिक की थैली होती है ना, ऐसे ऐसे, और उसके अंदर सेब पड़ा हुआ है और आपने यहाँ से इसको बंद किया हुआ है, और ये जो सेब है इसमें से ऐसे फ्लक्स निकल रहा है। भाई इससे ज्यादा इजी नहीं कर सकता मैं। बस यही आपको समझाया जा रहा है कि सर जो आप इंटीग्रल निकालोगे ना, और ये तो सर ने ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख दिया जाता है, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल है, सर नहीं समझ में आया। समझा सर। हुसैन जी समझ आ रहा है? हाँ रेवान जी, सर। रेवान जी समझ आ रहा है? यस मिस्टर चिराग कोई डाउट? No, sir. तो आपने जो सरफेस लेनी है, ये जो गॉसेस लॉ आपको बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सर जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय ई, या फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। डाउट है? नहीं सर समझा। यार इसके ना हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो जितना जितनी जि, जि, जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जांपल्स देख के समझ आएगी, तो चिंता मत कीजिए। मतलब सिर्फ ये हुआ माय फ्रेंड कि ये देखिए, ये देखिए कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, तो उसके आसपास एक प्लास्टिक की थैली डाल दीजिए और उसमें से देखिए कि कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है। मैं आपके साथ न्यूमेरिकल्स भी करने वाला हूं, तो परेशान मत होइए। थोड़ी देर तक अगर कोई गैप है नॉलेज में तो वो भी समझ आ जाएगा। ओके, तो पहले तो ये सॉल्व एग्जांपल ही देख लेते हैं। फॉर्मूला एक बार मेरे साथ फिर से लिख लीजिए, फॉर्मूला मेरे साथ एक बार फिर से लिख लीजिए। एक तो लिख लीजिए फ्लक्स इज इक्वल टू, चला क्या लिखा था? Sir, integral of EDS. इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और दूसरा क्या लिखा था? So flux is equal to Q upon E naught. क्यू अपॉन ई लिख दीजिए। अगर आप ई लिखेंगे तो इसका मतलब ई नॉट के होगा, और ई नॉट के में अगर एयर की बात हो रही है तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट। हुसैन कोई डाउट है? नहीं सर समझा। ये तीनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा। बेसिकली ये दो फॉर्मूले लिख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, सेकंड वाले की जरूरत नहीं है, ये जब भी जरूरत होगी मैं आपको बोल दूंगा। अरे जब सेकेंड जो ये क्यू बाई ई होएगा ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि Q अपॉन E होगा, बट E की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू E नॉट K। ई नॉट के। हाँ सर समझा। K अगर मैं बोलूँ कि मैं एयर में या वैक्यूम में ही स्टडी कर रहा हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं हर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। सर बात समझ आ गई, लॉजिक समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। तो मैं अब आपके साथ 3-4 न्यूमेरिकल करता हूँ, तो जो भी रिमेनिंग नुआंसेस हैं वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ओके, तो पहले तो ये जो सॉल्व न्यूमेरिकल है इसी को समझ लीजिए। सिर्फ यार एक बात अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखिए, क्योंकि लास्ट 2-3 लेक्चर से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार अपने आप को जस्ट ये रिमाइंड करते रहिए कि अब आप 3 डायमेंशन में हैं। अगर आप ये भी चीज अपने दिमाग में एक बार सेट कर लेंगे ना, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये पहला चैप्टर है जिसमें जो फिजिक्स है वो 3 डायमेंशन में चल रही है। जस्ट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दिस। ये भी अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर दिया, इट विल हेल्प यू लॉट। तो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो भी स्पेस में चल रहे हैं, जो फ्लक्स है वो भी स्पेस में चल रहा है। चिराग मेरी बात समझ आ रही है? Okay. A charge of 5 coulomb is kept at a center of a sphere of radius 1 meter. What is the flux passing through the sphere? पहले तो ये देख लीजिए। तो ये चार्ज है जो कि स्फीयर के सेंटर में रखा गया है।
चार्ज जो है वो 5 कूलम क्या है और इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है। अब ये जो 5 कूलम का जो चार्ज है एज एक्सपेक्टेड इसमें से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब जो फ्लक्स है वो प्रकाश की तरह, लाइट की तरह तीनों डायमेंशन से निकल रहा है। रेवान जी विजुलाइज कर पा रहे हैं? यस ये जो यार मैं जो लाइन लगा रहा हूँ वो तो 2 डायमेंशन में है, बट आई होप यू आर क्लियर कि एक्चुअल में जो ये लाइंस ऑफ फोर्स है ये 3 डायमेंशन में बाहर निकल रही है, एक्स वाई जी प्लेन में बाहर निकल रही है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके, अब देखिए सर, एक और छोटी सी बात समझ लीजिए। लेट अस अज्यूम कि मैं ये वाली सरफेस कंसिडर करता हूँ, ये मेरी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही है। ये बेसिकली मैंने यहाँ पर एक सरफेस ले ली। ये सरफेस का फिर से जो पहले भी हमने डिस्कस की है, ये जो सरफेस है इसका जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा और जो फ्लक्स है वो भी इस साइड है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया का जो वेक्टर है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए ई डॉट डी एस जो है दैट विल बी इक्वल टू ई डी एस। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ नहीं समझ आया तो आप यहाँ पर देखिए। लेट अस अज्यूम आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ऐसा एक डीएस का पीस नजर आएगा। ये डीएस के पीस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बाहर निकल रहा है। डीएस का जो वेक्टर है वो भी बाहर निकल रहा है, ई का वेक्टर भी बाहर निकल रहा है। तो आपके फॉर्मूले में ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें क्या हुआ, ई डॉट डी एस बन गया ई डी एस कॉस 0। तो ये बन गया ई डी एस। सर यहां तक समझ आया या नहीं आया? समझा सर। थोड़ा सा और आगे चलिए। ये जो भी पीसेस आप लोगे, ये छोटे छोटे जो भी पीसेस लोगे ये उस स्फीयर पे ही लोगे, क्योंकि उस स्फीयर पे ही लोगे और इतने ही डिस्टेंस दूर से लोगे तो पूरे स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहेगा कांस्टेंट, इसलिए जो ई है वो आ जाएगा बाहर। नहीं समझ में आया मिस्टर हुसैन? सो ये बात नहीं समझे। ओके, ये जो पीस आपने यहां लिया, यही पीस अगर आप यहां लो, यही पीस अगर आप यहां लो, मतलब स्फीयर पे कहीं पर भी ऐसा पीस ले लो, स्फीयर पे, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ई ही रहने वाला है। नहीं समझ में आया? समझा। समझा। तो हर पॉइंट पे आपका जो ये जो फैक्टर है वो हर पॉइंट पे ईडीएस 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 ही होने वाला है। नहीं समझ में आया? समझ समझा। इसलिए चिराग और अब्बास आपने इंटीग्रेशन की हुई है, हुसैन आपने भी थोड़ी बहुत की हुई है। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ये इंटीग्रल से बाहर आ गया। नहीं समझा? समझा। समझ यार आप अपना डिफरेंशिएशन आपकी शुरू हुई है नहीं हुई मैथ्स में रेवान? नहीं सर, डिफरेंशिएशन अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी तक शुरू नहीं हुआ, ठीक है, तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी है, परेशानी रहेगी। हुसैन आपकी डिफरेंशिएशन शुरू हुई है क्या? नहीं सर, मैथ्स पे नहीं हुआ, जो आपके साथ किया था वही हुआ है। वही हुआ, ठीक। तो यार अगर आपको याद होगा जब हम डिफरेंशिएशन भी करते थे ना तब भी जब कांस्टेंट होता था ये जो कांस्टेंट है ये बाहर खड़ा हो जाता था और यस सर। जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ इसकी होती थी। याद आया हुसैन? हाँ सर। तो इसलिए ये ई आ गया बाहर और अब सरफेस इंटीग्रल किसका है? डीएस का। अब ये जो है फिर से जो मैं आपको लेक्चर के शुरू में बोल रहा था, ये सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल मतलब
ये पूरा जो स्फीयर का सरफेस है उसका एरिया है। तो स्फीयर का जो एरिया है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? समझ आ समझा सर। तो फाई का फॉर्मूला स्फीयर पे आर डिस्टेंस पे इक्वल हो गया फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया हुसैन? समझ समझा सर। सर एक मिनट रिपीट कर सकते हो आप? अगर आपके पास एक, जैसे इस केस में आपने एक चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है और उस चार्ज का एट अ डिस्टेंस आर अगर आप फ्लक्स देखना चाहते हो तो दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। चिराग जी कोई डाउट है? नो सर। अब्बास जी कोई डाउट है? नहीं सर। और मिस्टर रियॉन, आपको ये ज्ञान गणित कुछ समझ नहीं आया? कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ये चार्ज है और इसके आसपास ये स्फीयर है, ये चार्ज क्यू है, तो द फ्लक्स इज गिवन बाय ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला। अब आप मेरे से पूछते हो अरे सर ऐसे थोड़ी, फीस तो मैंने भी दी है, आप मुझे भी पूरा समझाओ। मेरी आपसे ये सजेशन है यार, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी तो आपका डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट नहीं है। 11th में आएगा डिफरेंशिएशन और 12th में आएगा इंटीग्रेशन। ये आपको थोड़ा इसका जब आइडिया लगेगा तो पूरा ज्ञान गणित जो 10-15 मिनट का हम डिस्कशन कर लेंगे तब समझ आएगा। फॉर द टाइम बिंग, अब एग्जाम तो पास करना है। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द फॉर्मूला दैट विदाउट प्रूफ यू कैन यूज। क्या समझ में आया? यस चिराग जी, यस मिस्टर अब्बास, यस सर। सर देखिए आपकी स्टोरी थोड़ी और आगे जाएगी, क्योंकि मिस्टर चिराग और मिस्टर अब्बास हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगी। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? समझा। यस फिर आपको दी जाएगी एक इनफाइनाइटली ब्रॉड शीट, प्लेन शीट, और उस प्लेन शीट का एट अ डिस्टेंस आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। समझ। आज के लेक्चर को फाउंडेशन बना के फिर हम ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और जो हमारे 11th क्लास वाले दोस्त हैं उनके पास अभी 6-8 महीने हैं इसको ठीक तरह समझने के लिए। हुसैन मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। ये 12th क्लास में कराते हैं। तो आपकी जो 50% या 40% या 30% जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो जायज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो कंफ्यूजन रहने वाली है। सर पे डाउट? नो नो सर। सर।